आज हम गॉस के थ्योरम के उपयोग से यानी गॉस के प्रमेय के उपयोग से आवेशित गोले के भीतर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है स्फेयर के इनसाइड किसी एक पॉइंट पर। स्फेयर के इनसाइड किसी पॉइंट पर यानी स्फेयर के इनर पार्ट में किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो वो भी गॉस के थ्योरम के हेल्प से, तो कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा यूजिंग द गॉसेज थ्योरम कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द होलो स्फेयर या इनसाइड द कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फेयर या सीधा इनसाइड द स्फेयर। तो इनसाइड द स्फेयर यानी किसी भी स्फेयर के इनसाइड जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की बात हो, किसी भी स्फेयर के इनसाइड जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की बात हो तो उसमें थोड़ा सा हम अलर्ट रहते हैं, देखते हैं कि होलो स्फेयर है या सॉलिड स्फेयर है, यानी खोखला गोला है या ठोस गोला। तो देखो दो केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन सेम होगा, वो दोनों कौन सा केस है। देखो अगर कह दिया कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो ई मतलब इलेक्ट्रिक, एफ मतलब फील्ड, आई मतलब इंटेंसिटी, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द, अच्छा देखो इनसाइड द होलो चार्ज्ड स्फेयर, होलो चार्ज्ड स्फेयर। शॉर्ट में अगर इसी को लिखे सीधा एच एस, होलो चार्ज्ड स्फेयर के इनसाइड कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो चार्ज्ड स्फेयर। या क्वेश्चन ऐसा हो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फेयर, कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फेयर कर दो या सॉलिड कंडक्टिंग चार्ज स्फेयर। देखो अगर कंडक्टिंग भी रहा, सॉलिड चार्ज स्फेयर है, कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फेयर हो या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होलो चार्ज स्फेयर हो, इन दोनों के लिए कैलकुलेशन सेम आएगा। देखो कैलकुलेशन सेम क्यों आता है हम आगे चर्चा करेंगे तो पता चल जाएगा कि इन दोनों के पीछे होता क्या। देखो होलो चार्ज स्फेयर में होता क्या है कि पूरा का पूरा चार्ज इसके आउटर सरफेस पे होता है, यानी सरफेस पे होता है। तो इसके सरफेस पे चार्ज होता है, इसके इनसाइड अगर चार्ज हम ढूंढते हैं तो इसके इनसाइड किसी पॉइंट पे चार्ज मिलेगा नहीं। तो पूरा होलो स्फेयर में क्या होता है, पूरा का पूरा चार्ज स्फेयर के सरफेस पे होता है। संयोग से कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर भी रहेगा, तो यहाँ कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर में भी अगर मान लो चार्ज को रखते हैं तो ये चार्ज भी इसके आउटर सरफेस पे ही चला जाता है। कोई कहेगा सर इनर पार्ट पे चार्ज क्यों नहीं रहेगा। देखो इसके इनसाइड अगर चार्ज है भी तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को धक्का मुक्की करने की वजह से ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला जाता है, जिसके बाद ये चार्ज ये आउटर मोस्ट सरफेस पे और ये भी चार्ज अपने आउटर मोस्ट सरफेस पे एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना पसंद करता है। चूँकि मैक्सिमम डिस्टेंस पे है ये दोनों चार्ज तो इस पे रिपल्सन कम होगा, अदरवाइज इसके इनसाइड अगर भूल चूक से अगर ये चार्ज आ भी गया तो ये एक दूसरे को धक्का मुक्की करते ये इसके आउटर सरफेस पे पहुंचा देने का काम करेगा, इसको भी ये आउटर सरफेस पे पहुंचा देने का काम करेगा। मतलब ये दोनों में सेम बात हो जाता है। होलो से स्फेयर हो तो यहाँ भी पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे होता, और सॉलिड कंडक्टिंग चार्ज स्फेयर हो या कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फेयर हो तो यहाँ भी पूरा का पूरा चार्ज कहाँ चला जाता है, आउटर सरफेस पे चला जाता है। इसके इनर पार्ट पे कहीं भी चार्ज का कोई फ्रैक्शन मिलने वाला नहीं है। यानी होलो स्फेयर को हम लोग खोखला गोला कहते हैं। खोखला गोला के केस में क्या होता है कि हवा में कोई चार्ज रहता नहीं है, तो यहाँ भी खोखले गोले के पृष्ठ पर पूरा का पूरा आवेश चला जाएगा और चालक
ठोस गोला है तो चालक ठोस गोला में भी आवेश इसके पृष्ठ पर ही चला जाता है, इसके आंतरिक भाग में चार्ज आने का कोई चांस नहीं होता। अगर भूल चूक से इसके इनर पार्ट में यानी आंतरिक भाग में अगर कोई चार्ज है भी तो ये आउटर मोस्ट सरफेस पे चला जाता है। यही कारण है कि इन दोनों का कैलकुलेशन एक जैसा होता है। किसके लिए? तो होलो चार्ज स्फीयर और कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर के इनसाइड जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे इस दोनों क्वेश्चन का कैलकुलेशन एक जैसा होगा। अगर इसी क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे तो देखो क्या क्वेश्चन हम बोल देते हैं, तुम लोग लिख लेना। अगर बोल दिया कि खोखले गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालें गॉस के प्रमेय के उपयोग से। खोखले गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, या बोलेगा चालक ठोस गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो दोनों ही केस में बता ही दिए कि दोनों ही खोखला गोले के केस में हो या चालक ठोस गोले के केस में हो। तो चालक ठोस गोले के केस में भी चार्ज क्या होता है? आउटर सरफेस पे ही होता है, उसके इनर पार्ट में कोई चार्ज वार्ज रहता नहीं है, यानी कोई भी आवेश ठोस चालक गोले के अंदर नहीं पाया जाता। तो हम एक स्फीयर कंसीडर करते हैं, मानते हैं ये एक होलो चार्ज स्फीयर है या सॉलिड कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है। इसका सेंटर O है और इसका रेडियस जो है ये कैपिटल R है। उसी दोनों गोले में से कोई एक गोला है, या तो आवेशित खोखला गोला या नहीं तो आवेशित चालक ठोस गोला। देखो ठोस का जब बात किए तो चालक और कुचालक थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये चालक ठोस गोला होगा यानी कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होगा। तो इस पर जो आवेश है ये मान लो अगर Q है तो तुमको पहले ही बता दिए कि खोखला गोला हो या चालक ठोस गोला हो, दोनों ही परिस्थिति में आवेश इसके पृष्ठ पर रहने ही वाला। इसके अंदर कहीं भी चार्ज वार्ज का कोई चांस है नहीं। अगर चार्ज अगर मान लो सॉलिड कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर रहता भी तो वो भी यहाँ से मैक्सिमम अंदर में दो समान आवेश के बीच जो रिपल्सन होता है यानी विकर्षण बल लगता है, इस विकर्षण बल के कारण ये आवेश इस आउटर सरफेस पे और ये आवेश इधर वाले आउटर सरफेस पे आ जाएगा। तो चलो इस खोखले गोले पर जो आवेश है ये Q है, इसकी त्रिज्या जो है R है, इसका सेंटर जो है वो O है यानी अब इसी के अंदर इस गोले के अंदर ही कोई एक पॉइंट P है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करने दे दिया गया। तो देखो हम क्या करते हैं, जिस किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना होगा तो इस स्फीयर के सेंटर से उस पॉइंट को हम मिलाते हैं और इन दोनों को मिला करके इसकी जो रेडियस है इसके रेडियस को कुछ मान लो जो कि हम लोग स्मॉल r मान लेते हैं। देखो क्या किए, इस पूरे गोले का जो केंद्र है वो है और ये जो जिस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है वो तीव्रता उस पॉइंट को हम P मान लिए। तो O से P के बीच के डिस्टेंस को त्रिज्या मान के चारों तरफ एक गोल घेरा लगाने का काम करते हैं, चारों तरफ एक गोल घेरा लगाने का काम करते हैं। तो ये चारों तरफ एक गोल घेरा लगा दिए तो ये क्या होगा, ये गॉसियन पृष्ठ हुआ। चूँकि ये गॉस के प्रमेय को लगाने के लिए एक हाइपोथेटिकल स्फीयर हमने ड्रॉ किया जिसको हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं यानी गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो चलो let us consider a hollow sphere, a charged hollow sphere. Magnitude of charge is Q, its radius is capital R and its center is O. A point P inside the hollow sphere where electric field intensity has to be found out. We draw a line between the center of the sphere and point P and consider its radius is R and we draw a Gaussian surface. तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाए और इसकी त्रिज्या को हमने स्मॉल r मान लिया और इसको त्रिज्या मान के एक हाइपोथेटिकल
सरफेस ड्रॉ किया जिसको हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। चूँकि गॉस के थ्योरम को अप्लाई करने के लिए एक क्लोज लूप की आवश्यकता होती है, तो ये गॉसियन सरफेस। तो वी नो डैट अगर हम करें या हिंदी में भी इसके लैंग्वेज को लिखना होगा, तो हमने माना कि खोखले गोले का केंद्र ओ है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और इस पर उपस्थित आवेश स्मॉल क्यू है। इसके अंदर कोई बिंदु पी है जिस पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो बिंदु पी को हमने केंद्र से मिलाया और इसको त्रिज्या मान के गॉसियन पृष्ठ खींचा। तो वी नो डैट अगर लिखना चाहें, वी नो डैट यानी हम जानते हैं, तो हम जानते हैं तो डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा कर सकते हैं। ई डी ए कॉस थीटा, देखो थीटा क्या होता था, तो ऑब्वियस है आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और गॉसियन ये जो स्मॉल एलिमेंट्री एरिया है, तो इन दोनों के बीच का वो एंगल था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये ई वेक्टर, और ये स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया है ये डी ए वेक्टर। तो ई डी ए दोनों के बीच का एंगल क्या रहा होगा, तो दोनों के बीच के दोनों चूँकि रेडियस के डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ एंगल 0 ही होना, चूँकि दोनों पैरेलल वेक्टर होगा। विद्युत बल रेखा भी त्रिज्या के दिशा में जाएगा और क्षेत्रफल भी त्रिज्या की दिशा में जाएगा। दो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल 0 होना। तो ई डी ए कॉस 0 कर लो, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होना है, तो ई इंटू डी ए। अब इसी को इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यानी शुद्ध हिंदी में अगर इसको लिखेंगे तो दोनों ओर समाकलित करने पर, तुम लोग लिख लेना हिंदी में, दोनों ओर समाकलित करने पे। तो ये डी फाई का इंटीग्रेशन ई डी ए। देखो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये एक पॉइंट मात्र का एरिया है, ये 0 एरिया होगा। इस पॉइंट मात्र के एरिया को अगर हम ऐड करते चले जाएं, इंटीग्रेशन एक तरीके का एडिशन है, तो इस पूरे एलिमेंट्री एरिया को ऐड करते जाएंगे तो ये टोटल गॉसियन पृष्ठ का एरिया आएगा, जो कि होगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, ई को हमने बाहर कर लिया, डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए। ई इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा चूँकि कांस्टेंट होता है, तो डी ए का इंटीग्रेशन है। तो लोअर लिमिट को हमने नीचे लिखा और अपर लिमिट को ऊपर। तो इसमें बाद में जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, जो इंटीग्रेट हो के आया है, उसके जगह एक बार अपर लिमिट, तो हम लोग लिखेंगे अपर लिमिट 4 पाई आर स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट। तो एक जगह अपर लिमिट माइनस फिर एक जगह लोअर लिमिट। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब हम चलते हैं गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से अंग्रेजी में लिखेंगे फ्रॉम गॉसेज थ्योरम, फ्रॉम गॉसेज थ्योरम। देखो गॉसेज थ्योरम से अगर आओगे तो क्या कहता था किसी भी क्लोज लूप का जो फ्लक्स है, इस इनक्लोजिंग एरिया का जो चार्ज है, इस मतलब गॉसियन पृष्ठ के इनसाइड जो चार्ज होगा। देखो ये होलो स्फेयर था ना, होलो स्फेयर का चार्ज होता कहाँ था, सरफेस पे, लेकिन इसके इनसाइड मतलब जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, उस गॉसियन पृष्ठ के इनसाइड अगर चार्ज खोजेंगे तो इसके अंदर चार्ज आएगा, एक भी चार्ज नहीं मिलेगा। क्यों, चूँकि पूरा का पूरा चार्ज खोखले गोले के केस में यानी होलो स्फेयर के केस में पृष्ठ पर होता है, हवा में एक भी चार्ज होगा नहीं, तो इसके इनसाइड का चार्ज हो जाएगा 0 का 1/, पिछलन नोट गुना। कोई कहेगा सर खोखले गोले के केस में इसके अंदर चार्ज नहीं आएगा, तो चालक ठोस गोले के केस में क्या होगा, तो चालक ठोस गोले के केस में भी पूरा का पूरा आवेश कहाँ होता है, पृष्ठ पर। चूँकि इसके अंदर आवेश रहता भी है तो वो आंतरिक रिपल्सन की वजह से, मतलब आंतरिक विकर्षण बल की वजह से ये आवेश पृष्ठ पर चला जाता है, अधिकतम दूरी पर चला जाता है। मतलब चालक ठोस गोला हो या खोखला गोला हो, यानी होलो स्फेयर हो या कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर हो, उसके अंदर का चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो टोटल फ्लक्स हो गया 0। इसके अंदर का चार्ज जो होता था, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर का चार्ज, उसका 1/ε0 गुना होता था। संयोग से चार्ज का वैल्यू ही हो गया 0, जिसकी वजह से फ्लक्स 0 हो गया। तो फ्रॉम 1 और 2 अगर हम देखना चाहें, मतलब समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखें, समीकरण 1 और 2 से, तो देखो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देखो ये तो कभी 0 होने वाला है नहीं, दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो ये कभी 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। मतलब ये कि ठोस गोले के अंदर,
चालक ठोस गोले के अंदर अगर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहा तो कितना हो जाएगा 0, या खोखले गोले के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा तो वो भी क्या हो जाएगा 0। दोनों ही केस में, चाहे खोखले गोले के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो या चालक ठोस गोले के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो, ये क्या हो गया 0 हो गया। अब कोई कहेगा सर चालक ठोस गोले के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो गया, लेकिन अगर यही कुचालक ठोस गोला होता तो क्या होता, यानी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर अगर ये होता तो इसके इनसाइड क्या होता। तो उसके लिए हम फिर से डेरिवेशन करेंगे, तो इसको हम मिटाते हैं। चलो एक क्वेश्चन को हम फिर से जिक्र कर देते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिख लेना। अगर मान लो कोई पूछ दे कि कुचालक ठोस गोले के अंदर, जैसे मान लो ये पहले हम चालक लिए थे, अगर कोई पूछ देगा कुचालक ठोस गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, यानी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के इनसाइड, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के इनसाइड किसी पॉइंट पर अगर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में होगा क्या, अगर हम मान लें किसी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, यानी आप कुचालक आवेशित ठोस गोला है, तो इसका केंद्र अगर O मान लें और इसकी त्रिज्या अगर R मान ले, तो क्या होगा, इस पे जो उपस्थित Q आवेश है, ये Q आवेश केवल पृष्ठ पर होगा क्या, तो ये Q आवेश यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ओवर द होल वॉल्यूम, ये पूरे के पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये चार्ज पूरा का पूरा पृष्ठ पे होगा, क्योंकि चालक ठोस गोले के केस में क्या हुआ था कि आंतरिक रिपल्सन की वजह से, यानी आंतरिक विकर्षण बल की वजह से पूरा का पूरा आवेश पृष्ठ पर चला जाता था। लेकिन अब क्या होगा, अगर Q आवेश है तो इसके इनर पार्ट में भी आवेश कहीं ना कहीं रहेगा, इसके इनर पार्ट में भी आवेश कहीं ना कहीं रहेगा और आउटर सरफेस पे भी चार्ज रहेगा। अब क्या होगा, अब इसके इनसाइड किसी पॉइंट पे, जैसे मान लो इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो, तो इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाओ, यानी केंद्र से मिलाओ, और इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला के इसकी त्रिज्या को स्मॉल r मान लेते हैं, और इसको हम त्रिज्या मान के चारों तरफ एक स्फीयर खींचने का ड्रॉ करते हैं, जिसको हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। देखो ये गोल घेरा लगा दिए गॉसियन सरफेस के लिए, यानी जिस किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने दिया, उस पॉइंट से ओरिजिन को मिला दिए, यानी केंद्र को मिला दिए, ओ को पी से मिला करके इन दोनों के बीच की दूरी को हमने r लिया और इसको त्रिज्या मान करके एक गोल घेरा लगा दिए, जिसको हम लोग क्या कहे, गॉसियन पृष्ठ कहे हैं, गॉसियन पृष्ठ कहे, यानी गॉसियन सरफेस कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। अच्छा, दोनों में अंतर क्या हुआ, चालक ठोस गोले और कुचालक ठोस गोले में क्या अंतर हुआ। चालक ठोस गोला में पूरा का पूरा आवेश पृष्ठ पर चला गया था, क्योंकि ये धक्का मुक्की करने की वजह से भी चला गया, रिपल्सन होकर के कहाँ चला गया, आउटर मोस्ट सरफेस पे हो गया। अब कहेगा यहाँ क्या रिपल्सन नहीं होगा। देखो निश्चित रूप से कुचालक ठोस गोले में भी दो आवेश के बीच विकर्षण बल लगेगा। देखो इस आवेश और इस आवेश के बीच विकर्षण बल लगेगा, लेकिन विकर्षण बल लगने के बावजूद भी ये चूँकि कुचालक है, यानी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके वजह से ये आवेश यहाँ से यहाँ तक नहीं आ पाएगा। चूँकि ये नॉन कंडक्टिंग है, कुचालक है, इसमें इतनी एनर्जी नहीं होती है कि इसका चार्ज यहाँ से मूव करके यहाँ चला है, या इसका चार्ज मूव करके आपस में धक्का मुक्की करेगा, एक दूसरे को रिपेल करने का काम करता है ये दोनों चार्ज। उसके बावजूद भी ये चार्ज जहाँ है वहीं रहेगा। ऐसा किस केस में होता, तो कुचालक ठोस गोले में इस तरीके का काम होता। चूँकि कुचालक है तो आंतरिक रिपल्सन के बावजूद भी इंटरनल हिंड्रेंस के बावजूद भी एक दूसरे को समान आवेश विकर्षण बल लगाता, लेकिन फिर भी ये आउटर मोस्ट सरफेस पे नहीं जा पाता, चूँकि ये कुचालक है, यानी नॉन कंडक्टिंग होने की वजह से इसका चार्ज यहाँ से मूव नहीं कर पाता। तो यही कारण है कि इसके इनर पृष्ठ पे कुछ न कुछ चार्ज आएगा। अब देखो फिर से जिस किसी भी इनर पार्ट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने दे दिया, यानी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने दे दिया, तो उसको हमने पॉइंट पी को ओरिजिन से मिला करके एक त्रिज्या बना करके, त्रिज्या मान करके चारों तरफ गोल घेरा लगाया, जिसको हमने गॉसियन पृष्ठ कहा।
अब इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुछ न कुछ आवेश आएगा, तो आवेश कितना आएगा, तो आगे अच्छा इससे पहले का कैलकुलेशन पुनः उसी तरह चलेंगे। वी नो डेट डी फाई इक्वल टू डी ए कॉस थीटा। तो जिस तरीके से है यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे तो त्रिज्या की दिशा में आएगा, यानी एरिया वेक्टर भी त्रिज्या की दिशा में आएगा, तो दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। तो बाद बाकी आगे का कैलकुलेशन सेम आएगा, तो सेम पिछले कैलकुलेशन जैसा कैलकुलेशन आ गया। लेकिन जब हम गॉस के प्रमेय से आएंगे, गॉस के प्रमेय से, तो इसमें क्या होगा, यानी फ्रॉम गॉसेज थ्योरम, फ्रॉम गॉसेज थ्योरम। तो गॉसेज थ्योरम से कैसे आएंगे, तो फाई क्या कहता था कि जिस ये किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज लूप इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्लोज लूप। तो इस क्लोज लूप के अंदर का चार्ज कितना होगा, तो हमको भी नहीं पता, तो हम इसको लिख देते Q इनक्लोज्ड, Q इनक्लोज्ड का 1/ε0। मतलब इस गोले के अंदर का आवेश कितना होगा। देखो हम पूरे ठोस गोले पे यानी पूरे सॉलिड स्फीयर पे चार्ज कितना माने हैं, तो हम पूरे 4/3 पार क्यूब वॉल्यूम में अगर देखेंगे तो क्यू आवेश है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना आवेश रहा होगा, तो क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पार क्यूब। देखो ये तो पूरे स्फीयर का चार्ज है ना, लेकिन हमको इस क्लोज लूप के अंदर का चार्ज देखना। तो इस क्लोज लूप का वॉल्यूम कितना, तो 4/3 पार क्यू, इतने वॉल्यूम का अगर चार्ज देखें तो क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पार क्यू इंटू 4/3 पाई आर क्यू। तो देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको सही से देखोगे तो ये क्यू आर क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यू आएगा। क्या ये इसके इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर का जो चार्ज है क्यू इनक्लोज्ड, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर का चार्ज कितना हो जाएगा, तो इतना। तो क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू हो गया क्यू आर क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यू, और इसका 1/ε0। तो फाई इक्वल टू लिखेंगे क्यू आर क्यू डिवाइडेड बाई ε0 इंटू आर क्यू, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 और 2 अगर देखेंगे इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर क्यू। तो देखो यहाँ से आर स्क्वायर और आर क्यू, तो एक आर केवल बच जाएगा। तो ई इक्वल टू अगर हम देखें तो ई इक्वल टू आएगा 1/4 पाई ε0 क्यू आर, केवल एक आर बच गया, और ये 4πε0 डिवाइडेड बाय आर क्यू, ये इतना बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 πε0 क्यू आर डिवाइडेड बाय आर क्यू में आर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई कहेगा आर के यूनिट वेक्टर से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने का मतलब रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर कितना होगा, इतना। यानी कुचालक ठोस गोले के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला रहा। इसी को अगर दूसरे फॉर्म में अगर लिखना हो तो इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ से हम लिख के दिखा देते हैं। देखो एक होता वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो Q/V होता, ठीक है। तो Q इक्वल टू रो इंटू वी लिख सकते हैं, और V यहाँ टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना होगा, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होगा 4/3 पाई आर कैपिटल Q। तो देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू निकालने हैं स्केलर फॉर्म में 1/4 पाई ε0 क्यू आर डिवाइडेड बाई आर क्यू। तो देखो Q के जगह का वैल्यू कितना होगा 1/4 पाई ε0, ये रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। देखो ये रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, तो ये Q का वैल्यू हुआ इंटू आर डिवाइडेड बाय आर क्यू। तो देखो ये आर क्यू से आर क्यू कैंसिल, और ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखोगे तो रो आर डिवाइडेड बाय ये 3 नीचे चलाएगा, तो 3ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग इस केस में ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब किस केस में, तो कुचालक ठोस गोले के अंदर किसी बिंदु पर अगर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हो तो रो r/3ε0। अगर यहाँ भी वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं ई वेक्टर
इक्वल टू रो आर डिवाइडेड बाय 3 इप्सिलॉन नॉट इंटू आर का कैप लगा सकते हो, क्योंकि कहीं भी यूनिट वेक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई असर नहीं आता। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जनरल फार्मूला हुआ, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें। दूसरे तरीके से इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं, इसी फार्मूले में हमने क्यू का वैल्यू क्या किया, बस यहाँ से रिप्लेस कर दिए और कुछ नहीं है। तो चलो आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं, मिलेंगे अगले दिन, और अगले दिन हम बताएंगे कि इस जैसे मान लो स्ट्रेट करंट कैरिंग चार्ज कंडक्टर है तो उसके आउटर साइड किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो, या प्लेन शीट के कारण किसी नियर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो, तो वो सब हम इसी के गॉस के थ्योरम के हेल्प से आगे की क्लास में बताएंगे।